नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार चुनाव गर्म होता जा रहा है। बिहार में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। बिहार में 85 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। इसके अलावा ईबीसी को लेकर एक नया घोषणा पत्र भी जो महागठबंधन है वो लेकर आया है। लेकिन सवाल यहाँ पे कई सारे खड़े होते जा रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता जा रहा है कि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव की चुनौतियां एक के बाद एक क्यों बढ़ती जा रही हैं। आज तेजस्वी यादव की इन्हीं 5 चुनौतियों की बात करेंगे। सबसे पहले चुनौती मैं बता दूं, उनका है मुस्लिम वोट बैंक। अगर मुस्लिम एकजुटता के साथ ही अगर वोट देगा तेजस्वी यादव को, तभी उनकी सरकार में आने की संभावना बनती है। आपको पता है 14% का यादव वोट बैंक है, लेकिन 18% का मुस्लिम वोट बैंक। ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये एमवाई समीकरण पूरा नहीं बैठता है, यानी लगभग 32% के वोट, तो फिर जो सीट जीतने वाले वोट होते हैं, जो ईबीसी के होते हैं, दलित्स के होते हैं, जो बाकी लोगों को होते हैं, उसको पाने में भी तेजस्वी यादव को मुश्किल जाएगी। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक में सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए बन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी अभी सीमांचल के दौरे पर हैं और साफ साफ वो चैलेंज दे रहे हैं। वो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि हमने तो आपके घर पर आकर ढोल भी बजाए थे, हमने तो आपके घर के सामने आकर ये भी बोला था कि गठबंधन के दरवाजे खोलो, लेकिन आपने दरवाजे नहीं खोले हैं। लेकिन अब इसके बाद में शिकायत मत करना कि मम्मी पापा अंकल जो है मेरा बैट उठाकर भाग गए। बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों जरूरी है, ये मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाता हूं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की जबरदस्त पकड़ है, और जैसे जैसे मुस्लिम वोट उनसे टूटता है, उनकी राजनीतिक हालत और राजनीतिक साख दोनों गिरने लगती है। अभी तक एकजुट होकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को वोट करता रहा है। आप याद करिए वो दौर 1990 का, उस दौर के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर समस्तीपुर बिहार के अंदर लालू यादव यानी तेजस्वी यादव के पिता मुसलमानों के सबसे बड़े चैंपियन बन गए थे, और तब से लेकर आज तक मुसलमान बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को वोट देते रहे हैं। लेकिन 2020 का चुनाव याद करिए, 2020 के इसी चुनाव के अंदर तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। अगर जो 5 सीटें एआईएमआईएम को उस चुनाव के अंदर मिली थी, यानी 2020 के चुनाव के अंदर, उस चुनाव के अंदर जो सीटें तेजस्वी यादव को एआईएमआईएम को मिली थी, अगर वो तेजस्वी यादव को मिल जाती तो तेजस्वी यादव सरकार बनाने के बेहद नजदीक होते, या ये कहूं कि एक आध 2 सीटों से वो सरकार बना लेते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी के चलते तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम पार्टी को तोड़ा और 5 में से उनके 4 एमएलएस को आरजेडी के अंदर शामिल करा लिया। ये तो चुनाव के बाद वाली स्थिति है, लेकिन चुनाव के पहले वाली स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी ने अच्छे तौर पर तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया था। तेजस्वी यादव ने उन पर आरोप लगाया था कि उनके ही चलते जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, यानी जो सेक्युलर वोट है, उसका बंटवारा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जैसे लोग फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। ओवैसी इस बात को जानते थे। तो ओवैसी इस बात को जब जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने नेता अख्तरुल ईमान के जरिए चिट्ठी लिखवाई तेजस्वी यादव को कि हमें गठबंधन में जगह दी जाए। इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया।
चिट्ठी जो लिखी गई उसके बाद अख्तरुल ईमान गाजे बाजे के साथ तेजस्वी यादव के घर भी पहुंचे। लालू परिवार के घर पहुंचकर न केवल उन्होंने ढोल मजीरे बजाए बल्कि ये भी कहा कि आइए हम ढोल लेकर आपके पास आए हैं, आप कृपया गठबंधन के दरवाजे हमारे लिए खोलिए, और अगर नहीं खोलते हैं तो जो MY समीकरण है उसकी पोल खुल जाएगी। देखिए किस तरह का ये एक रंगीन प्रदर्शन इसको मैं कहूंगा जो किया गया था लालू यादव के घर के, तेजस्वी यादव के घर के सामने। तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल। तेजस्वी यादव की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बन रही हैं उनकी बहन रोहिणी आचार्य। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान दी थी। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर तेजस्वी के खिलाफ, उनके जो सबसे नजदीकी सहयोगी हैं संजय यादव, उनके खिलाफ इशारों में हमले कर रही हैं। लोगों को लग रहा था कि रोहिणी आचार्य को जिस तरीके से लालू और राबड़ी की तरफ से कोल्ड शोल्डर मिला है, यानी उनकी बात का कोई रिस्पांस नहीं मिला है, ऐसे में रोहिणी आचार्य शायद चुप हो जाएंगी। लेकिन आज उन्होंने एक नया तीर खेला। उन्होंने उन ट्रोलर्स के लिए लिखा जो लगातार रोहिणी आचार्य पर ये आरोप लगा रहे हैं कि रोहिणी ने तो अपनी किडनी अपने पिता को दी ही नहीं है। रोहिणी आचार्य ने इससे पहले अस्पताल जाते हुए एक फोटो पोस्ट किया था जिसमें वो दिखाई दे रही थी हॉस्पिटल के गाउन की ड्रेस में, और उस ड्रेस के अंदर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैंने हंसते हंसते अपना जो सबसे बड़ा धर्म है बेटी होने का, उसका पालन कर दिया है। ये बात उन्होंने कमोबेश अपने उस ट्वीट के अंदर, अपने उस पोस्ट के अंदर कही थी। लेकिन रोहिणी आचार्य को इस बात से बेहद गुस्सा आ रहा है कि तेजस्वी यादव या संजय यादव के सपोर्टर ट्रोलर्स के जरिए उन पर जबरदस्त निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने इसी तरीके से इन ट्रोलर्स को भी जवाब दिया है। रोहिणी ने जो कुछ लिखा है उसमें रोहिणी आचार्य का दर्द झलकता है। रोहिणी ने जो कुछ लिखा है उसमें यह दर्द भी झलकता है कि परिवार ने उनकी तरफ से एक तरफ से बेरुखी पाल रखी है। रोहिणी का यह भी दर्द झलकता है कि परिवार के बाकी सदस्य न तो रोहिणी के समर्थन में खड़े हैं न खिलाफ खड़े हैं। सिर्फ तेज प्रताप यादव, जिनको पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो रोहिणी आचार्य के समर्थन में इस पूरे मामले में अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया है। रोहिणी आचार्य के इन पोस्ट का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब एक शख्स के पोस्ट पर, जिसमें लालू यादव के रथ और तेजस्वी यादव के रथ के ऊपर बिहार अधिकार यात्रा में जब संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठ गए थे, तो एक शख्स ने पोस्ट लिखा था और इसमें लिखा था कि जो कुर्सी तेजस्वी या लालू की होनी चाहिए, उस कुर्सी के ऊपर कोई तीसरा व्यक्ति बैठा हो, ये कैसे हो सकता है। रोहिणी ने उसको पोस्ट करके संजय यादव पर निशाना साध दिया था। उसके बाद ही लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब रोहिणी ने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा है, मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों की कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लाभ के लिए कभी भी कोई मांग किसी के पास रखी हो, अपने आदरणीय पिताजी को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। साथ ही दोषारोपण करने वालों अगर अपना झूठा दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सबके सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ बहन बेटी से ये कहते हुए माफ़ी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी माँ बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बातें नहीं कहेंगे और नहीं फैलाएंगे। तो ये तो रोहिणी आचार्य ने सीधा हमला किया है संजय यादव पर और संजय यादव के थ्रू तेजस्वी यादव पर। अब तेजस्वी यादव इस संकट से कैसे निपटेंगे, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ये तेजस्वी यादव का अब तक के समय का दूसरा सबसे बड़ा संकट है। तेजस्वी का तीसरा बड़ी संकट है मुख्यमंत्री पद पर राहुल द्वारा उनके नाम की स्वीकारोक्ति। अभी तक जो समीकरण बने हैं उसके हिसाब से
राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार या दावेदार के तौर पर नामित नहीं किया है। तेजस्वी खुद चाहते हैं कि उम्मीदवार के तौर पर या दावेदार के तौर पर वो नामित हो जाएं। ऐसा करने पर तेजस्वी यादव को लगता है कि उनके चांसेस को बल मिलेगा और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, तो तेजस्वी का आकलन ये है कि उनको फायदा होगा। अब कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस ऐसा दो कारणों से कर रही है। पहला कारण इसका हो सकता है वो ये कि कांग्रेस ये चाहती हो कि ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस लालू न बने। अगर ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस लालू बनते हैं तो ऐसे में तेजस्वी को आने वाले समय में बीजेपी के जंगलराज कैंपेन के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ इकलौता रीजन नहीं है। दरअसल इस पूरे के पूरे चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में दिखना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस लगातार बिहार के अंदर असर्ट कर रही है। उन्होंने बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी उसमें एक तरीके से तेजस्वी यादव को अपना पिछलग्गू बना लिया था। ये भी कारण है जिसके चलते तेजस्वी को बिहार अधिकार यात्रा निकालनी पड़ी। ये दोनों यात्रा खत्म हो गई हैं, लेकिन राहुल का ये पशुपेश अभी भी कायम है और अभी भी बना हुआ है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा वो घोषित नहीं करना चाहते। दरअसल वो चाहते हैं कि जब विधायक चुनकर आए और विधायक दल की बैठक हो उसमें इस नाम पर फैसला हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि विधायक अगर चुनकर भी आए और सबसे बड़ा दल आरजेडी बना तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी होंगे, उम्मीदवार भी होंगे, क्योंकि न केवल उनका सबसे बड़ा दल होगा बल्कि तेजस्वी के पास विधायक दल के अंदर पूर्ण बहुमत भी होगा। लेकिन कांग्रेस क्यों इस पूरे मसले पर गच्चा दे रही है तेजस्वी यादव को, ये फिलहाल कई लोगों की समझ से बाहर है। लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि कांग्रेस शायद ऐसा करके अपना बार्गेनिंग पावर यानी सीटों के मामले में मोल भाव की ताकत को बढ़ा रही है। तेजस्वी के सामने चौथी बड़ी चुनौती क्या है? वो चौथी बड़ी चुनौती है महागठबंधन में सबको सीटें दे देना, क्योंकि जितने भी सहयोगी दल होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की ख्वाहिश में क्या होता है, कभी कभी मामला गड़बड़ा जाता है। अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो स्ट्राइक रेट के मामले में बिहार के अंदर पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव को अगर देखा जाए तो 2020 के चुनाव के अंदर कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में थी। अगर लेफ्ट पार्टियों की बात की जाए तो लेफ्ट पार्टियों ने बकायदा एक अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया था। 12 सीट 19 सीट लड़ने के बाद सीपीआई एमएल को गई थी, इसी तरह 2 सीट सीपीआई को और 2 सीट सीपीएम को गई थी, यानी टोटल 16 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां जीती थी और लेफ्ट पार्टियों ने इन कंपैरिजन टू कांग्रेस बेहद कम सीटें लड़ी थी। 70 सीटें कांग्रेस लड़ी थी जिसमें से मात्र वो 19 सीटें जीती थी। अभी नए समीकरण के हिसाब से सीटों का अंकगणित क्या कहता है, किस तरीके से जो है वो तेजस्वी यादव इन सीटों को बांटना चाहते हैं, एक आंकड़े के जरिए मैं आपको समझाता हूं। तो 2020 के चुनाव का खाका समझ लेते हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटें लड़ी और उसमें से 75 सीटें जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें लड़ी और उसमें से 19 जीती। सीपीआई एमएल उसने 19 सीटें लड़ी और 12 जीती। उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार था। सीपीआई ने 6 लड़ी, 2 जीती। सीपीआई एम ने 4 लड़ी और 2 जीती। इस बार आरजेडी कम से कम 130 सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस 70 सीटें डिमांड कर रही है लेकिन उसे 55 सीटें ऑफर की गई है। यहां पर भी एक बड़ा पेच है। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि जो 70 सीटें दी गई थी उसे उसमें से 45 सीटें ऐसी थी जिनमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो कांग्रेस का या महागठबंधन का कैंडिडेट नहीं जीता हो और वहां का जो अर्थमेटिक है, जो अंकगणित है, जातिगत अंकगणित, वो कभी भी महागठबंधन के फेवर में नहीं रहा। इसीलिए कांग्रेस इस बार ये चाहती है कि उसे भले से कम सीटें दी जाए, 55 सीटें दी जाए, लेकिन ऐसी सीटें दी जाए जिनमें जीत की कोई संभावना हो, यानी कम से कम उन सीटों पर महागठबंधन नंबर 2 की स्थिति में रही हो। अभी तक जो कांग्रेस को सीटें दी गई थी उसमें से जो कांग्रेस है यानी महागठबंधन है वो चौथी, पांचवी, छठी ऐसी पोजीशन पे थी और 45 में से ऐसी कई सीटें थी जहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। इसके अलावा सीपीआई-एमएल जो है वो डिमांड कर रही है 25, लेकिन उन्हें 18 का ऑफर किया गया है। सीपीआई डिमांड कर रही है 10, उन्हें 5 का ऑफर दिया गया है। सीपीआई-एम
डिमांड कर रही है 10, लेकिन उन्हें 3 का ऑफर दिया गया है। वीआईपी डिमांड कर रही है 30, लेकिन उन्हें 15 से 16 का ऑफर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी है 4 डिमांड कर रही है, उन्हें 2 का ऑफर दिया गया है। पारस जो पशुपति पारस है वो डिमांड कर रहे हैं 15, लेकिन उन्हें 6 से 7 का ऑफर दिया गया है। ये बात सामने आ रही है। आईपी गुप्ता जिनकी पान पार्टी है वो भी गठबंधन के साथ आ सकती है, वो डिमांड कर रही है 5 पार्टी, उन्हें 2 से 3 का ऑफर दिया गया है। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा इन तमाम चीज़ों को संभालना। और आज जो है एनडीए ने इसके संबंध में एक ऐड भी निकाला है। एनडीए के इस ऐड में साफ साफ कहा गया है कि अब महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर जूतम पैजार होने वाली है। जो गणित मैंने बताया है उसके आसपास क्या सीटें बैठ पाएंगी, क्या पिछली बार से 14 सीटें कम लड़ने पर आरजेडी राजी होगी, क्या कांग्रेस 55 सीटों पर राजी हो जाएगी, सीपीआईएमएल जो 40 सीटें मांग रही है वो क्या इतनी कम सीटों पर राजी हो जाएगी। ये भी तमाम अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सीटों की इस किचकिच के बारे में अंतिम फैसला क्या होगा यह भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन तमाम लोगों का यही कहना है कि अभी की सिचुएशन के अंदर तेजस्वी के लिए ये चौथी सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। तेजस्वी की 5वीं बड़ी चुनौती सबसे महत्वपूर्ण है। तेजस्वी के पास एक जात का वोट बैंक तो है, उनका मुस्लिम यादव समीकरण इंटैक्ट है। यानी मुस्लिम यादव समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18% मुस्लिम और 14% यादव, यानी कुल मिलाकर ये 32% का वोट बैंक हो जाता है। लेकिन अपने आप में कुल मिलाकर ये जिताऊ वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस वोट बैंक की राजनीति आजकल करती है उसका टारगेट इस बार ये है कि वो बिहार में 50% से ज़्यादा का वोट बैंक हासिल करे। और वैसे भी गिरी से गिरी हालत में जो एनडीए है उसको वहाँ पर 40, 42, 43, 44 इसका वोट बैंक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग मिलता है। लेकिन गिरी से गिरी हालत में 42% का वोट बैंक कभी ना कभी एनडीए के खाते में जरूर आया है और एनडीए इस वोट बैंक को मेंटेन करना चाहती है। ऐसे में तेजस्वी यादव के जो बाकी के 10% वोट है वो कहां से आएंगे। इसी के चलते ईबीसी को साधने की कोशिश की जा रही है, इसी के चलते दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते कांग्रेस ने नई स्ट्रैटेजी के तहत राजेश राम को अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि क्या इस जाति को कांग्रेस साथ पाएगी और क्या वो महागठबंधन के साथ आ पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जो सबसे बड़ी और 5वीं चुनौती है जो तेजस्वी यादव के लिए कि अगर उनको नेता बनना है तो उनको परंपरागत वोट बैंक से अलग निकलकर कुछ ऐसे टिकट देने पड़ेंगे, कुछ ऐसे लोगों को जो है चुनाव मैदान में उतारना पड़ेगा जो दूसरी जाति को हो, मुस्लिम यादव से इतर हो और एक ऐसा कॉस्ट कॉम्बिनेशन बना पाएं जो जिताऊ हो। और वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था प्रशांत किशोर सबका खेल खराब करने के लिए ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या राजनीति बिहार की होने वाली है इस पर पल पल की जानकारी मैं आपको लगातार देते रहूंगा।